तो दोस्तों, भिखना पहाड़ी भाग 4 में अब तक आपने जाना कि रमा दुल्हन के भेष में रमन के पास एक कमरे में बैठी है। रमा और रमन दोनों के बीच में बातें चल रही हैं और बातें करते करते पूरी रात यूं ही गुजर गई। सुबह घर की माँ और अन्य महिलाएं उत्सुकता के साथ रमन के कमरे की तरफ जाती हैं। दरवाज़ा खुला मिलता है और रमन और रमा दोनों वहाँ नहीं होते हैं। काफ़ी चर्चा होती है, सभी लोग घर से बाहर जाते हैं और बाहर रमन के पिताजी बैठे होते हैं। रमन की माँ उनसे इशारों में कुछ कहती हैं। तभी पीटी ड्रेस में रमा वहाँ कुछ लड़कियों के साथ आती है। रमन की माँ पूछती है, बहू रमन कहाँ है? और रमा बताती है कि वह तो पटना चले गए। और अब भाग 5 में आपका स्वागत है। अपनी मेहनत की बदौलत बेला महकमे में तेज तरार डीएसपी के रूप में ख्यात हुई। घर और बाहर में उसने गजब का संतुलन साधा। दरमाहे की आधी रकम सास ससुर की सेवा में जाती, चौथाई रमन के लिए काफ़ी थी। बची रकम ईमान की तरह हिफाजत में रहती। बैलों के लिए फूस की जगह खपड़े का छप्पर आ गया। बिजली आई तो टहटा अजोरिया छाई। ससुर के कान में सुनने की छुटकी मशीन लग गई। अब सुई भी गिरती तो चिहुक जाते। बात बात में टोकने लगे। उनकी यह आदत मैया को फूटी कौड़ी न सुहाती। उधर रमन ने नए सिरे से तैयारी शुरू की। सबल और निर्बल पक्षों की पहचान हुई तो बड़ी राहत मिली। जमीन जोती हुई थी, खरपतवार हटी तो फसलें लहाने लगी। पीटी आसानी से निकल गई। कहना न होगा, इस सफर में एनसीईआरटी ने खूब नेह नाता निभाया। अब चढ़ाई शिखर की थी, यहाँ थोड़ी सी चूक खाई में धकेलने के लिए काफ़ी होती है। आखिरी चांस होने के चलते रिस्क नहीं लिया जा सकता था। समय कम था, चुनौतियां ज़्यादा। समर शुरू हो गया। रात के ठीक 11 बजे बेला का फ़ोन आता। 5 मिनट के 4.5 मिनट विषय वस्तु पर होते, आधे मिनट मनोबल बढ़ाती। नतीजा जेहन से हारने का खौफ जाता रहा। अब सिर्फ जीतने का जुनून था और इसी जुनून ने मेंस क्लियर करा दिया। यहाँ तक का सफ़र देखा सुना था, अब बिना कापी कलम वाली परीक्षा थी। सोचकर ही सिहरन होने लगी। यहाँ के चंद सवाल जिंदगी पर सवालिया निशान खड़े किए थे। एक बार फिर वाइवा का भूत सवार होने लगा। कटिहार वाले करीम भाई की जिंदगी किसी हातिमताई से कम न थी। स्ट्रगलर्स की बड़ी मदद करते हजरत लास्ट अटेम्प्ट तक अड़े रहे। कामयाबी तो न मिली, जूनियर्स के गाइड जरूर बन गए। फिर उन्हें उन राहों पर चलने से रोक दिया जिन पर सफलता नहीं चलती। यह बड़ी बात थी। दार्शनिक से दिखने वाले करीम भाई को दर्शन शास्त्र ने दिशा न दिखाई थी। बढ़ी हुई दाढ़ी और बड़ी बाह का कुर्ता, दूर से भी करीम भाई करीब ही लगते। हर सफल लड़का इनका शुक्रगुजार था। कतिपय स्पॉइल जीनियस भी कहते। रमन नहाकर निकला ही था कि करीम भाई आ गए। बैठते ही बोले, कैसे बरखुरदार? रमन बाअदब खड़े होते हुए बोला, क्या भाई कहा भैया? मंजिल के इस मोड़ पर आकर छट जाना जानलेवा लगता है। अंदर से कपकपी हो रही है। ऐसे ही फीलिंग पिछली बार हुई थी। करीम भाई की अनुभवी आंखें रमन को निहारने लगी। क्यों, आजकल बहुत तेरी क्लास नहीं लेती? न भैया, वो अभी नेटवर्क से बाहर है। पहाड़ी पोस्टिंग है ना, कभी कभार कोई मैसेज आ जाता है। फिर करीम भाई लंबी सांस ले बोले, मुझसे भी यही चूक हुई थी। कभी अति उत्साह से भर गया, कभी निराशा के खंडहर में उतर गया। कभी बढ़िया स्कोर पर इतराने लगा, कभी माथा पकड़ बैठ गया। सच मानो, मैं अपनी हार के लिए तैयार हो रहा था। भूल गया कि संपूर्ण तैयारी एक समर्पित विद्यार्थी की लंबी पूंजी है, इबादत है। अगर इस बार भी न हुआ तो क्या होगा? के चक्कर में फंस गया। बढ़ती चिंता जेहन कुंद करने लगी,
दूसरों को पीछे छोड़ने के चक्कर में खुद पीछे टूट गया। काश अपने अंदरूनी नजरिए को बदला होता तो शायद आज बाहरी पहलू भी बदल गए होते। लेकिन तुम ऐसी गलती न करना, खेल पर ध्यान देना, रन पर नहीं। रमन अबोध बालक की तरह सुनता रहा। करीम भाई बोलते गए, गुजरे वक्त के सुधार की कोई गुंजाइश नहीं बचती। हाँ, इससे सीख लेकर मुस्तकबिल को जरूर संवारा जा सकता है। लल्ला, चौराहे का सिग्नल हर बार लाल न रहेगा। अब इससे ज्यादा स्पॉइल जीनियस क्या कहें। रमन ने गौर किया। करीम भाई के होठों पर एक फीकी मुस्कान उभरी, फिर वे रुके नहीं। रमन ने बांह पकड़ चाय का अनुरोध किया, लेकिन वे निकल गए। इधर बातें सीधे सीने में उतरी, आंखें बंद की। लगा जकड़ा जेहन हल्का हो रहा है और वक्त तेजी से खिसका। आयोग के गेट पर रमन को छोड़ते हुए करीम भाई बोले, अगरचे कल नहीं होता तो बस आज होता, और सिर्फ आज से काम नहीं चलता। हमें कल में चलना होगा। अंदर जाओ प्यारे, तेरा कल तेरा इंतजार कर रहा है। फिर कंधों पर हाथ रख सिर से पांव तक निहारा। यार, तू तो अभी से एकदम गजटेड ऑफिसर लगता है। रमन हंस पड़ा, झुककर रहीम भाई के पांव छुए और चला गया। करीम भाई ने देखा, जाते कदमों में गजब का कॉन्फिडेंस उतर आया था। मुस्कुराए और वापस हो लिए। अपनी बारी आते ही रमन कमरे में दाखिल हुआ। सामने 4 जोड़ी आंखें सिर व सीने का एक्सरे करती नजर आई। ये इंटरव्यू बोर्ड के सम्मानित सदस्य थे। एक सज्जन ने मुस्कुराकर कुर्सी की तरफ इशारा किया। रमन ने धन्यवाद कहा, सांसों को संतुलित किया और बैठ गया। बोर्ड बड़ा सहज लगा। उसने भी खुद को सहज बनाए रखा। सार्वजनिक सेवा के लायक उसकी क्षमता, मानसिक सजगता, विषय वस्तु को समझकर उसे विश्लेषित करने की योग्यता, स्पष्ट एवं तार्किक अभिव्यक्ति, निर्णय लेने की क्षमता में संतुलन, सामाजिक सरोकार व लीडरशिप पर बहुत देर तक बातें होती रही। ज्ञान की गहराइयों का सोनोग्राफी करते विद्वत जन सब कुछ निकाल ही लेते हैं। यहाँ भी यही हुआ। घड़ियाल ने घंटे पर जब चोट मारी तो समय का एहसास हुआ। एकाध सवाल पर हाथ जोड़ क्षमा मांग ली जिन पर स्पष्टता न थी। एक सदस्य बड़ी देर से नजर गड़ाए हुए थे। उनका एक भी सवाल न हुआ था। इंटरव्यू खात्मे पर जाने की बारी आई तो उन्होंने रोक लिया। मिस्टर रमन, आपके बाएं हाथ में क्या हुआ? बाल सुलभ मुस्कान के साथ रमन बोला, श्रीमान, इसमें हल्का फ्रैक्चर हो गया था, लेकिन अब ठीक है। थोड़े दिन में प्लास्टर कट जाएगा। लेकिन हुआ कैसे? उत्सुकता बस पूछा गया। रमन बताता चला गया। उस दिन सब्जी लेने निकला था। भिखना पहाड़ी व बाजार समिति के बीच गुजरने वाली नहर के किनारे एक बूढ़ी दादी सब्जियां बेचा करती थी। वह सस्ते दाम पर ताजी सब्जियों के लिए जानी जाती थी। बेटा कहकर विद्यार्थियों को बुलाती तो वे खींचे चले आते। उधार बाकी चलते रहता। रोज की तरह उस दिन भी अपने काम में मशगूल थी। उसकी नन्ही पोती वहीं खेल रही थी। खेलते खेलते अचानक नहर में लुढ़क गई। तभी किसी बगलगीर की नजर पड़ी। वह जोर से चिल्लाया। चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। बच्ची तेज धार से डूबते उतराते बहने लगी। लोग बचाओ बचाओ चिल्लाने लगे। कुछ नहर किनारे दौड़े, लेकिन कोई नीचे न उतरा। कुछ एक घटना की रिकॉर्डिंग भी करने लगे। छाती पिटती दादी बदहवास हो गई। जिंदगी और मौत के बीच फासला तेजी से कम होने लगा। इसी बीच किसी शख्स ने छलांग लगा दी। कुछ देर जिद्दोजहद के बाद उस बच्ची को सही सलामत निकाला गया। जब बाहर आया तो भारी भीड़ जमा हो गई। गंदे पानी से चेहरा स्याह पड़ गया था, लेकिन पहचानने वालों की आंखें धोखा नहीं खा सकती। यह रमन था। ईश्वर का लाख लाख शुक्र, बच्ची बच गई। रमन उसे गोद में लिए सब्जी वाली दादी के पास आया। दादी न्यौछावर नजरों से अपलक निहारती रही। बड़ी मुश्किल से होठ खुले, बेटा, तूने बहू की कोख उजड़ने से बचा ली। मैं गरीब तुझे क्या दे सकती हूँ? हाँ, बीते 30 रमजान के 30 रोजे तेरे हवाले करती हूँ। फिर उसने आंचल फैला दिया। मौला, तू सुन रहा है ना? इतना कह दादी मुझसे लिपट गई और बहुत देर तक रोती रही। सबकी आंखें भर आई। प्राथमिक उपचार के बाद बच्ची ठीक हो गई। दूसरे दिन अखबारों ने प्रमुखता से छापा, जान पर खेलकर जान बचाने वाला फरिश्ता कौन था? करीम भाई ने सुना तो दौड़े आए। देखा कि बंदे का बायां हाथ नहर में पड़े पत्थर से टकराकर फ्रैक्चर हो गया था।
रमन अपनी रौ में कहता चला गया। भूल गया कि परीक्षा में है। उधर बोर्ड के सदस्यों ने मेजें थपथपाई और रमन को गौर से देखा। बात दिल से निकली थी, सीधे दिल में उतर गई। सभी मुस्कुराए और डॉक्यूमेंट समेटने को बोल दिए। तो दोस्तों, ये रहा भाग 5 का आज का भिखना पहाड़ी कथा कहानी के सीरीज का यह अंश। अब आपसे अनुरोध है कि हमारी कहानी आपको कैसी लगी, मेरे कमेंट बॉक्स में आप अपनी समीक्षा, अपनी बात को अवश्य रखें। और एक बात अनुरोध पूर्वक कहना चाहूँगा कि मेरे फेसबुक पेज रुपाले पर्दे और यूट्यूब चैनल रुपाले पर्दे पर जाकर के भिखना पहाड़ी के कथा कहानी के सीरीज को आप अवश्य सुनें। बहुत बहुत धन्यवाद।